नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई एक धातु, सिर्फ एक मेटल, पूरी की पूरी सभ्यता का नक्शा बदल सकता है? सुनने में शायद बड़ा लगे, लेकिन प्राचीन भारत में लोहे ने ठीक यही किया था। आज हम यही कहानी समझने वाले हैं कि कैसे इस एक धातु ने साधारण कबीलों को बड़े-बड़े और शक्तिशाली राज्यों में बदल दिया। तो ये सब कुछ शुरू हुआ करीब 2500 साल पहले, जब एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव आया। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। देखिए, ऋग्वैदिक काल के जन से लेकर महाजनपद तक का ये जो सफर है ना, ये एक क्रांतिकारी बदलाव की कहानी है। और इसकी शुरुआत हुई एक टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन से, एक नई तकनीक के आने से। इस पूरे बदलाव को हम 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहले देखेंगे कि चरवाहों की दुनिया कैसी थी, फिर जानेंगे उस चिंगारी के बारे में जिसने लौह क्रांति को जन्म दिया, और फिर ये समझेंगे कि कैसे खेतों से शहरों का विकास हुआ और एक नई शहरी अर्थव्यवस्था बनी। तो चलिए सबसे पहले उस पुरानी दुनिया को समझते हैं। एक ऐसा समाज जिसकी पहचान शहरों से नहीं बल्कि जानवरों के झुंड से होती थी। उस दौर में दौलत का मतलब था जानवर, मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना अमीर। गाय को तो अघन्या कहते थे, यानी जिसे मारा नहीं जा सकता। अर्थव्यवस्था पूरी तरह बार्टर सिस्टम पर चलती थी, यानी सामान के बदले सामान। और धातु के तौर पर सोना, तांबा या कांसा ही इस्तेमाल होता था, वो भी औजारों या गहनों के लिए। सिक्के वगैरह नहीं थे। और फिर एंट्री हुई उस गेम चेंजर की, एक नई धातु की, जिसने जमीन के साथ इंसान के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो था लोहा। इसे शाम अयस या कृष्ण अयस कहा गया, मतलब काली धातु। ये कांसे से कहीं ज्यादा मजबूत था और आसानी से मिल भी जाता था। और इसके आते ही बदलाव की एक लहर शुरू हो गई। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था। सोचिए, मजबूत लोहे की कुल्हाड़ियों और हलों ने घने जंगलों को साफ करना मुमकिन बना दिया। इससे खेती के लिए नई जमीन मिली। अब लोहे के हल से जमीन की गहरी जुताई होने लगी तो पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। और नतीजा, समाज के पास पहली बार इतना अनाज हुआ कि वो अपनी जरूरत से ज्यादा उगा रहा था। और यही फूड सरप्लस शहरों को बसाने की पहली ईंट बना। खेती में इस जबरदस्त तरक्की का सीधा नतीजा ये हुआ कि एक नई तरह की बस्तियां बनने लगी, स्थायी और किलेबंद शहर। अर्थव्यवस्था तो समझिए पूरी तरह पलट ही गई। लोहे की ताकत ने खेती को इतना बढ़ावा दिया कि अब पशुपालन नहीं बल्कि कृषि लोगों का मुख्य पेशा बन गया था। और ये सिर्फ काम धंधे का बदलाव नहीं था, ये एक पूरी कल्चरल क्रांति थी। लोगों के खाने में गेहूं और चावल जैसी नई फसलें आ गईं, बहुत ही खास किस्म के मिट्टी के बर्तन बनने लगे, और पहली बार सिक्कों का चलन शुरू हुआ। बार्टर सिस्टम अब पुराना हो रहा था। तो इन नए शहरों के अंदर की जिंदगी आखिर थी कैसी? सीधी साधी तो बिल्कुल नहीं थी। वो काफी जटिल, स्पेशलाइज्ड और हाँ, थोड़ी कॉम्पिटिटिव भी थी। पहली बार ऐसा हुआ कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा सीधे सीधे खेतीबाड़ी से नहीं जुड़ा था। इससे क्या हुआ? नए नए और खास तरह के पेशे उभरने लगे, जैसे शिल्पकार, कारीगर और व्यापारी। समाज में काम का बंटवारा बहुत ही स्पेसिफिक हो गया था। जैसे तक्षण यानी बढ़ई, जो रथ बनाते थे, उन्हें बहुत अहम माना जाता था, क्योंकि लड़ाई में रथों की बड़ी भूमिका होती थी। इसी तरह लोहार, कुम्हार और बुनकर जैसे कारीगर शहरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन गए। अब जब इकोनॉमी बदली तो उसे चलाने के लिए नए तरीकों की भी जरूरत पड़ी। वो जो पुराना सामान के बदले सामान वाला सिस्टम था, उसकी जगह अब सिक्कों से लेन देन होने लगा। और तो और फाइनेंस का कॉन्सेप्ट भी आ गया। वेकनाट नाम के प्रोफेशनल लोग थे जो एक तरह से उस जमाने के पहले साहूकार या मनी लेंडर थे। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस दौर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे समाज के हर पहलू में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। इकोनॉमी पशुपालन से कृषि और शहरी हो गई, टेक्नोलॉजी तांबे से लोहे पर शिफ्ट हो गई, और समाज घुमंतू कबीलों से निकलकर किलेबंद शहरों और राज्यों में बस गया। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक धातु की वजह से। चलिए अब कुछ जरूरी शब्दों को दोहराकर ये देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। एक छोटी सी क्विज हो जाए। पहला सवाल यह है कि खेती की शुरुआती टेक्नोलॉजी में जो सिंचाई का पहिया इस्तेमाल होता था, उसे ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे? इसका सही जवाब है अश्मक चक्र। इसे जानवरों की मदद से चलाया जाता था ताकि कुएं से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाया जा सके। अगला सवाल, उस प्रोफेशनल मनी लेंडर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता था जो नई शहरी अर्थव्यवस्था में उभरा था?
जी हाँ, वो था वेनकनाट, जो इस बात का सबूत है कि उस समय का फाइनेंशियल सिस्टम कितना विकसित हो रहा था। और अब आखिरी सवाल, हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देने वाला मुख्य बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब है अंगुत्तर निकाय। ये वो अहम ग्रंथ है जो हमें उस दौर के राजनीतिक और सामाजिक बदलावों को समझने में मदद करता है। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि कैसे कभी-कभी एक छोटा सा